हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल का कला और साहित्य। इससे पहले जो है 10 वीडियो अपलोड हो चुका है मध्यकालीन भारत को, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत काल का स्थापत्य कला। दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत काल में हमें स्थापत्य कला देखने को मिलता है वो मुख्य रूप से जो है इस्लामी और हिंदुस्तानी काव्य शैली देखने को मिलता है। इसलिए इस शैली को जो है इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है, ठीक है। तो आइए पहले इस चार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये विभिन्न जो 5 वंश हुए थे उनके बारे में लिखा है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। स्थापत्य कला यहाँ पे इस चार्ट में है। उसके बाद कौन सा शासक जो है निर्माण कार्य किया था उसके बारे में, और उस चैप्टर से मुख्य बिंदु जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं गुलाम वंश के शासकों ने कौन कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण किया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की केवल नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कुतुब उल इस्लाम मस्जिद से रिलेटेड एक मुख्य बिंदु है, ये जो है प्रथम स्थापत्य कला था, ठीक है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है प्रथम स्थापत्य कला था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले एक विद्यालय होता था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो पहले एक विद्यालय होता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे एक मस्जिद का रूप दे दिया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुतुब मीनार। तो देखिए, कुतुब मीनार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐबक प्लस इल्तुतमिश प्लस फिरोज तुगलक। तो देखिए, कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश कुतुब मीनार का जो है कार्य पूरा करता है, निर्माण करता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से उसका जो चौथा मंजिल होता है वो ध्वस्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है चौथे मंजिल के जगह फिरोज शाह तुगलक जो है 2 छोटे छोटे मंजिलों का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में जो है ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक तीनों का सहयोग होता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में किसका सहयोग नहीं था। तो देखिए, उसमें आपको 3 ऑप्शन तो ये रहेंगे और चौथा ऑप्शन कोई एक्स्ट्रा शासक का रहेगा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का। तो ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सुल्तानगढ़ी या निजामुद्दीन महमूद का मकबरा। सुल्तानगढ़ी, इसी को जो है निजामुद्दीन महमूद का मकबरा बोला जाता है, जिसको इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये चारों निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश ने अपना खुद मकबरा बनवाया था, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज शमसी प्लस शमसी ईदगाह, ये दोनों जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये देखिए, हौज शमसी प्लस शमसी ईदगाह ये बदायूं में स्थित है। ये जगह भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जामा मस्जिद जो है गुलबर्गा में स्थित है, तो ये जगह भी याद करिए रखिएगा। तो इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन सा निर्माण कार्य किया गया था, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश ने अपना खुद मकबरा बनवाया था, हौज शमसी प्लस शमसी ईदगाह, उसके बाद जामा मस्जिद, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। अब देखिए,
इससे रिलेट करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो तुर्क सुल्तान द्वारा पहला बनाया गया पहला मकबरा कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। तुर्क सुल्तान द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था। इसीलिए जो है इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि वह पहला मकबरा बनवाया था, इसलिए इसको जो है मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सुल्तान बलवन का मकबरा। सुल्तान बलवन का मकबरा जो है खुद सुल्तान बलवन ने बनाया था, और इससे रिलेटेड एक पॉइंट पूछता है कि विशुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा था। ये विशुद्ध जो है पूरी तरीके से जो है इस्लामी शैली में बनाया गया था यह मकबरा, और प्रथम मकबरा था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं खिलजी वंश के शासकों द्वारा निर्माण कार्य, शासकों के द्वारा किया गया निर्माण कार्य। तो देखिए खिलजी वंश के जो शासक थे वो बहुत ही मतलब सुंदर और सुडौलता पर ध्यान, सुंदरता और सुडौलता पे ध्यान दिया था अपने निर्माण कार्य में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हौजे खास, ये तीनों जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हौजे खास का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं मुख्य बिंदु में। तो देखिए अलाई दरवाजा को जो है इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि अलाई दरवाजा को जो है इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखिए अलाई दरवाजा में ही घोड़े के नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग हुआ है। अलाई दरवाजा जो बनाया गया है उसमें घोड़े की नाल की आकृति का जो है मेहराब का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि किस जो है स्थापत्य कला में घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग हुआ है? तो अलाई दरवाजा में प्रयोग हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ये देख लेते हैं खिलजी वंश में। तो उखा का मस्जिद, उखा का मस्जिद जो है मुबारक शाह खिलजी द्वारा निर्मित था, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। उखा का मस्जिद मुबारक शाह खिलजी द्वारा बनाया जाता है, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए खिलजी वंश से रिलेटेड। अब तुगलक वंश से रिलेटेड देख लेते हैं। तो देखिए तुगलक वंश में जो है स्थापत्य कला देखने को मिलती है तुगलक वंश के द्वारा, तो उसमें खास करके जो है सुंदरता पे न ध्यान देके उसकी जो है विशालता पे ध्यान दिया गया है। जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो सुंदर नहीं बनाए गए हैं, सुडौल नहीं बनाए गए हैं, लेकिन विशाल बनाए गए हैं। हालांकि इनके शासन काल में जो है सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। कोटला फिरोज शाह जो है फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें तुगलक वंश से तीन निर्माण कार्य को देखना है। तो देखिए तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया गया है, और कोटला फिरोज शाह जो है फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया है। अब आइए देख लेते हैं सैयद और लोदी वंश के द्वारा निर्माण कार्य, ठीक है। तो उस समय जो है स्थापत्य कला का लगभग अंत हो चुका था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कुछ मकबरे और मस्जिदों का निर्माण कार्य इन लोगों ने लोदी वंश और सैयद वंश के शासकों ने किया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं बहलोल लोदी का मकबरा। बहलोल लोदी जो होता है, जो लोदी वंश का शासक होता है, लोदी वंश का शासक होता है, उसकी मकबरा जो है उसके पुत्र सिकंदर लोदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। बहलोल लोदी का मकबरा कौन बनाता है? सिकंदर लोदी। अब देख लेते हैं
सिकंदर लोदी का मकबरा कौन बनवाता है? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है और सिकंदर लोदी का पुत्र होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहलोल लोदी के बाद जो है कौन आया था? सिकंदर लोदी आया था। और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया था, अंतिम शासक था। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी द्वारा बनाया जाता है और सिकंदर लोदी का मकबरा जो है इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया जाता है। लेकिन एक खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब किसके मकबरे में जो है दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है उसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है, दोहरा गुंबद इसका प्रयोग किया गया है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देख लेते हैं लास्ट, मोठ मस्जिद का निर्माण। मोठ मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी का वजीर, मतलब सिकंदर लोदी का जो प्रधानमंत्री होता है मियां भोइया, उसके द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मोठ मस्जिद का निर्माण जो है मियां भोइया के द्वारा कराया जाता है, जो सिकंदर लोदी का वजीर होता है। ठीक है, और उसके बाद से थोड़ा ये देख लेते हैं पॉइंट। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ठीक है, महमूद खिलजी, राणा कुंभा ने जो है महमूद खिलजी को हराया था। उसी उपलक्ष्य में जो है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। और एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार कि अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है वो तुगलक काल में हुआ था। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक काल में होता है। तो ये दो पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो स्थापत्य कला के बारे में मात्र इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण जो कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश का मकबरा हौजे शमसी प्लस शमसी ईदगाह का निर्माण जो है कौन करता है? इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण जो गुलबर्गा में स्थित है इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। कुतुब मीनार को बनाने में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक, इन तीनों का योगदान था। ठीक है, उसके बाद सुल्तान बलवन का मकबरा खुद सुल्तान बलवन के द्वारा बनाया जाता है। विशुद्ध इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा होता है। खिलजी वंश में देख ले तो अल्लाई दरवाजा, श्री का किला, हौज ए खास या हौज ए अल्लाई भी बोला जाता है इसको, हौज ए खास या हौज ए अल्लाई। ठीक है, हौज ए खास या हौजा अल्लाई बोला जाता है। अल्लाई दरवाजा, श्री का किला, हौज ए खास का निर्माण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। अल्लाई दरवाजा में जो है अल्लाई दरवाजा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अल्लाई दरवाजा में है घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग होता है। उखा मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन मुबारक शाह खिलजी द्वारा राजस्थान में किया जाता है। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद गयासुद्दीन तुगलक बनाता है। कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया जाता है। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है इब्राहिम लोदी के बनाया जाता है। और मोठ मस्जिद का निर्माण जो है वो सिकंदर लोदी का वजीर जो प्रधानमंत्री होता है मियां भोइया, उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद 2 पॉइंट ये है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया जाता है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक काल में हुआ था। ठीक है, तो ये था दिल्ली सल्तनत का कला। इसके बाद से देख लेते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत का साहित्य। ठीक है, जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये साहित्य हो गया, ये साहित्य, ये जो है लेखक हो गए उनके, और उनसे रिलेटेड पॉइंट ही हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने जो है 2-3
दिल्ली सल्तनत के बाहर से भी समेटा हुआ है, जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो ठीक है, आइए देखते हैं। चचनामा, चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद थे। चचनामा से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो भारत पर अरबों की विजय की जानकारी, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। ठीक है, किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। किताब उल हिंद या तहकीब हिंद अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी। किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी, इसकी रचना जो है कौन? उत्वी की रचना है, जो गजनवी का प्रमुख इतिहासकार था। उसके बाद से देख लेते हैं तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के लेखक हैं मनहास ए सिराज। ठीक है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मनहास ए सिराज। देखिए यहाँ नासिरी में भी सी है और सिराज में भी सी है, तो यहाँ से आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मनहास ए सिराज। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ताजुल मिसार। इसके जो लेखक हैं वो हसन निजामी है। तारीख ए फिरोज शाही बरनी की कृति है, और फतवा ए फिरोज जहादारी, ये भी बरनी की कृति है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो निश्चित इन दोनों को निश्चित रूप से याद रखिएगा। तारीख ए फिरोज शाही बरनी की कृति है, फतवा ए जहादारी बरनी की कृति है। ठीक है, इसके बाद से देख लेते हैं फतुहात ए फिरोज शाही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज तुगलक एक आत्मकथा है। ठीक है, फतुहात ए फिरोज शाही खुद फिरोज तुगलक के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। तो देखिए सल्तनत काल में जो है बहुत ही कम शासक हमें देखने को मिलते हैं जो आत्मकथा लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फतुहात ए फिरोज शाही जो है किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तारीख ए मुबारक शाही अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। कौन? तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, ये जो है तारीख ए मुबारक शाही सैयद वंश का एकमात्र स्रोत है। मतलब सैयद वंश की जानकारी के बारे में एकमात्र स्रोत है ये तारीख ए मुबारक शाही। तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए तारीख ए रेहला या केवल रेहला लिखा जाता है। कौन किसके द्वारा लिखा जाता है? इब्न बतूता के द्वारा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। इससे जो है प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे दिल्ली का काजू नियुक्त किया था। तो इनका यात्रा वृत्तांत है रेहला। तो इससे बना के क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अमीर खुसरो का साहित्य। अमीर खुसरो जो है मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं, तो उनके बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं। जैसे किरान उस्सादैन उनका पहला साहित्य था, और तुगलकनामा अंतिम साहित्य था। ठीक है, तो देख लेते हैं उनके साहित्य के बारे में। तो देखिए खजाइन उल फुतूह, किरान उस्सादैन, मिफ्ता उल फतह, नूह सीफेहर, आशिका उल अनवर, और लास्ट उनकी कृति है तुगलकनामा अंतिम। ठीक है, अब एक पॉइंट बचता है अमीर खुसरो से रिलेटेड, जो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अमीर खुसरो से, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इनका जो जन्म जो है एनसीईआरटी में 1252 ईस्वी में इनका जन्म दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे हम लोग। तो देखिए इनका जन्म जो है 1252 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, पटियाली नामक स्थान पे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। इनका जन्म जो है 1252 ईस्वी में जो है पटियाली उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पे होता है। ठीक है,
और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्वयं को तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो जो है वो स्वयं को जो है तूती ए हिंद मतलब हिंदुस्तान का तोता कहा था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूती ए हिंद किसे बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला मुसलमान जो भारतीय होने का दावा किया था, देखिए उस समय होता क्या था कि जो तुर्क के मुसलमान थे उनका वर्चस्व थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जो भारत के मुसलमान थे उनका वर्चस्व कम था, उन्हें मतलब जैसे नीच दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रथम भारतीय जो मतलब भारतीय मुसलमान होने का दावा किया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तबला एवं सितार का प्रचलन 13वीं सदी में किया। तबला और सितार का जो प्रचलन है वो अमीर खुसरो के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तबला और सितार का जो है आविष्कार कौन किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। ये पॉइंट निश्चित रूप से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाया था। देखिए अमीर खुसरो जो थे वो तुर्की, हिंदी आदि भाषाओं का उनके पास ज्ञान था, ठीक है, और वो हिंदी और में रुचि भी ज्यादा रखते थे, इसीलिए जो है खड़ी बोली के विकास में उनकी भूमिका अग्रगामी मानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किसने जो है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो देखिए अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल जो देखा था, बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब दास वंश से लेकर बलवन, दास वंश का जो शासक होता है बलवन, इनसे लेकर तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासनकाल इन्होंने देखा था। और यहाँ से देखिए कई प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये पूछ देता है कि ये किसके शासनकाल में थे, तो देखिए बलवन, एक तो बलवन हो गया, उसके बाद पूरा जो है खिलजी वंश, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक तक, ठीक है। तो इस शासन का नाम शासक, इसमें उपस्थित शासक का नाम रहेगा तो वही राइट आंसर होगा। ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से देख लेते हैं कव्वाली नामक संगीत शैली का आरंभ करता। कव्वाली जो होता है प्रेजेंट पे कव्वाली जो सुना जाता है उसका जो है आरंभ करता इन्हीं को माना जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सबक ए हिंदी एवं हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता। इनको जो है सबक ए हिंदी, विशेष हिंदी में रुचि रखने के कारण जो है हिंदुस्तानी शैली का जो है जन्मदाता माना जाता है। तो ये था पॉइंट, आइए रिकॉल करते हैं। तो देखिए चचनामा एक फारसी यंत्र है जिसमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है, अली अहमद द्वारा लिखित है। किताबुल हिंद की रचना जो है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना अलबरूनी की रचना है, ठीक है। किताबुल यामनी या तारीख यामनी, इसको तारीख यामनी भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा, उत्वी की रचना है, ठीक है। तबकात ए नासिरी मनहास ए सिराज की रचना है। ताजुल मिसार जो है हसम निजामी की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही बर्नी की रचना है। फतवा ए जहादारी बर्नी की रचना है। फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की रचना है, जो कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। तारीख ए मुबारक शाही अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, और सैयद वंश का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। उसके बाद तारीख रेहला या रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखा जाता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में मोरक्को का था, भारत आया था, उसे काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो का साहित्य के बारे में देख लेते हैं। तो खजाइन उल फुतूह, किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतह, नुगसी फेहर, आशिका उल अनवर और तुगलकनामा इनकी अंतिम कृति होती है, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में देखें तो इनका जन्म जो है 1252 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। स्वयं को तूती हिंद मतलब हिंदुस्तान का तोता कहते थे। पहला मुसलमान जो भारतीय होने का दावा किया था, तबला और सितार के आविष्कारक थे।
दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल इन्होंने देखा था। कव्वाली नामक जो है संगीत शैली का प्रारंभकर्ता माना जाता है। सभा के हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सल्तनतकालीन कला और साहित्य। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, ये वीडियो जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके और हर वीडियो का नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स को 1-2 बार पढ़ा कीजिए, ठीक है। इससे क्या है, ये इतिहास है, इतना जल्द याद होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार में याद हो जाएगा तो आप गए काम से, नहीं याद होने वाला है एक बार में। इसको बार बार जो है वीडियो कम से कम 2 बार देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। और हाँ, हर चैप्टर जो पढ़ाया जाता है उसको जो है एनसीईआरटी से पढ़ना। कोई भी एनसीईआरटी का बुक लीजिए और उससे पढ़िए, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद उसको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव बनाइए, ठीक है। जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।